दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट 4 के लिए, राइट। तो हम लोग लास्ट क्लास किए थे कि पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, राइट। और सबसे बेसिक डिफरेंस हम लोग को ये पता चला था कि चेंज इन क्यू और चेंज इन पी जो है वो दोनों सेम रहेगा, मगर जो P और Q आप लिख रहे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी में P का मतलब हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस, Q हो जाएगा ओरिजिनल क्वांटिटी जो ओरिजिनली दिया हुआ रहेगा P1 और Q1 रिस्पेक्टिवली। बट आर्क इलास्टिसिटी में P को हम लोग एवरेज वैल्यू ले लेंगे P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2, और Q को हम लोग Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला मेथड कंप्लीट, जो परसेंटेज मेथड था। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मेथड नंबर 2, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड, टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों सेम फॉर्मूला है। हम लोग रेवेन्यू नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड का बात है। तो डिमांड में हम लोग खर्च करते हैं, कंज्यूमर खर्च करता है। प्रोड्यूसर में जब पढ़ेंगे तो उसमें रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर का बात होता है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है वो है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये फॉर्मूला को हम लोग को देख चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आप लोग को। मान लीजिए आपका P1 है 10 रुपये, Q1 है 10 यूनिट। मान लीजिए 10 रुपया का चॉकलेट है, एक चॉकलेट का दाम, आप 10 पीस चॉकलेट खरीद रहे हैं, राइट। तो आपका खर्चा कितना होगा? ऑटोमेटिकली टोटल एक्सपेंडिचर 1, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर आपका शुरू में, मतलब फॉर द प्राइस P1 क्वांटिटी Q1 और टोटल एक्सपेंडिचर 1, तो 10 × 10 100 हो गया खर्चा, राइट। अब मान लीजिए आपका प्राइस कम हो जाता है, प्राइस आपका हो जाता है मान लीजिए 5 रुपये, तो आपका क्वांटिटी जाहिर है बढ़ जाएगा। ये बात को आपको एकदम ध्यान में देना ही है कि दाम कम होगा, डिमांड बढ़ना चाहिए, ये बात आप भूल नहीं सकते हैं। तो दाम कम हुआ, मेरा 5 रुपया हुआ, तो क्वांटिटी आपका मान लीजिए हम लिख रहे हैं 30, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर 2 कितना हो गया? 30 × 5 इज 150, राइट, है ना। 150 हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ओनली व्हेन प्राइस इज फॉलिंग। अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेरा मान लीजिए कम हो जाता तो हम इलास्टिसिटी को लेस देन 1 कर देते। हम यहाँ अभी करके दिखा दे रहे हैं आपको। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शुरू में वही रखते हैं। P1 आपका 10 है, Q1 आपका 10 है, तो खर्च आपका हुआ 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपका जब प्राइस फॉल हो गया, मान लीजिए 5 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी जाहिर है बढ़ जाएगा, मगर हम इस बार क्वांटिटी को 12 ले रहे हैं, और आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया? 12 × 5 इज 60, तो एक्सपेंडिचर कम हो गया, इसीलिए इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। एक चीज को आपको नोटिस रखना होगा, आप यहाँ पर Q2 को हम 12 माना है, आप Q2 को 8 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वही बात है ना, दाम कम होगा तो डिमांड हैज टू गो अप, and you have to follow this basic rule because you are studying the demand. The entire concept is about demand only, so you have to follow the law of demand, right? ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट वाला कर देते हैं। जब इक्वल होगा था तो शुरू में आपका P1 है 10, Q1 है 10, आपका टोटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हुआ 100। अब मान लीजिए आपका
हम दाम को फॉल करा दिए हैं और क्वांटिटी को आप क्या लिखिएगा, जो आपका एक्सपेंडिचर सेम हो जाए, जाहिर है 20 into 5 is 100, hence elasticity is equal to 1 in this case. Understood? ये है। अच्छा, ये बात आपको समझना है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम प्राइस को फॉल करके बता रहे हैं। ठीक है, प्राइस फॉल हो रहा है, जैसे आप ऊपर में देखिएगा, प्राइस फॉल हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, राइट। इनडायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस को हम कम किए, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन। अगर आप प्राइस को राइज करते, ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन हो जाता, तो आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू चेंज हो जाता। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग डेरिवेटिव से भी समझाते हैं, मगर हम अभी एकदम बेसिक लेवल बता रहे हैं, कॉलेज लेवल नहीं। जब कॉलेज लेवल को कराएंगे तो सेम चीज रहेगा, मगर पूरा मैथमेटिकल फॉर्म रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसका डायग्राम समझ लेते हैं। अच्छा, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जब दाम कम हो रहा है, पहले एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, फिर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, फिर एक्सपेंडिचर को हम सेम रखें। तब डायग्राम समझिए, ये डायग्राम को प्लीज ध्यान से देखिएगा, दिखने में इजी लगता है बट है नहीं। यहाँ पर हम लोग प्राइस लिखेंगे, ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायग्राम बनेगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। यहाँ एक्चुअली मेरा हाथ के पास जगह नहीं है जो हम रख पाए, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये आपका प्राइस है, इस प्राइस पे आप इतना खर्च कर रहे हैं, प्राइस इतना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका इतना है, T1 है। ठीक है, राइट। मान लीजिए आपका प्राइस फॉल हो जाता है, मान लीजिए आपका प्राइस फॉल हो जाता है, प्राइस आपका मान लीजिए फॉल हो गया, तो इस हिसाब से मेरा जो ये बन जाएगा। ठीक है, इसको हम TE2 लिख देंगे, और ये प्राइस 2 हो गया। तो टेक्निकली देखिए, जब दाम कम हुआ तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हम एरो दिखा दे रहे हैं आपको, फिर एरो को मिटा देंगे वरना फिर दिक्कत होता है, बहुत सारा चीज समझाना है। प्राइस फॉल हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, राइट। तो इस पर्टिकुलर जोन में आपका इलास्टिसिटी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए आपका प्राइस रेड वाला है। ठीक है, अब आपका प्राइस जो है वो रेड वाला है, मतलब P2 है, P2 प्राइस है, और शुरू में खर्चा T2 हो रहा है। अब बाइट वाला को आप भूल जाइए, मतलब P1 T1 को भूल जाइए, अब शुरू इनिशियल प्राइस P2 और इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर TE2। तो सपोज कर लीजिए प्राइस फॉल होता है, अब प्राइस आपका हो गया P3। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सेम हो गया, जो रेड लाइन से कॉम्बाइन हो गया, राइट, ये ऑरेंज में हम डाल दे रहे हैं, तो ये हो गया TE3। तो इससे क्या पता चला कि मेरा जब प्राइस फॉल हुआ, सॉरी, जब प्राइस यहाँ से फॉल हुआ P2 से P3, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर T2 था, सेम हो गया T3। तो इस पर्टिकुलर जोन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इलास्टिसिटी का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब आप भूल जाइए रेड वाला को, अब आप इनिशियली P3 को लेके चलिए। P3 आपका इनिशियल प्राइस है और टोटल एक्सपेंडिचर आपका T3 है। ठीक है, आप ये समझिए। तो सपोज कर लीजिए अब आपका प्राइस है ब्लू वाला P4।
तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पर डॉट जो आया है, तो ये वाला मेरा टी ई वन जो है, यही मेरा TE4 हो जाएगा। तो टेक्निकली मेरा जब प्राइस P3 था तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, T3। अब जब दाम कम हुआ मेरा, देखिए एरो हम दे रहे हैं, P3 से P4 हुआ, तो मेरा T3 से फॉल होके T4 हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, एरो एक्चुअली उतना बड़ा नहीं बनेगा, आपका एरो यहाँ से बनेगा। हम वहां से बनाया है क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए कि ऑरेंज वाला से फॉल हो रहा है और इधर से इतना फॉल होगा। ठीक है। तो जब मेरा प्राइस फॉल हुआ, एक्सपेंडिचर फॉल हो गया, तो ये जो जोन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो ये है डायग्राम पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पूरा डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। ये होगी हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड खत्म। अब हम लोग आ जाएंगे जियोमेट्रिक मेथड में। ठीक है, जियोमेट्रिक मेथड जिसको आप पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड। ठीक है, अब जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड का हम लोग इलास्टिसिटी कैसे मेजर करेंगे और फॉर्मूला क्या है, लोअर लाइन सेगमेंट, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब हिस्सा, लाइन का हिस्सा, नीचे का हिस्सा जो लाइन हम लोग बनाएंगे उसका नीचे का हिस्सा, और अपर लाइन मतलब उसका ऊपर का हिस्सा। यहाँ पर दो केसेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस आएगा। केस ए, केस ए ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। आप डिमांड कर्व को जो बनाइएगा वो एकदम स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले आज खत्म कर ही लेते हैं क्योंकि 3 मिनट में शायद करवा दे हम। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को लीनियर बनाना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए ये आपका y एक्सिस है, प्राइस भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। x एक्सिस है। अब देखिए हमको पता है कि मेरा ईपी कितना टाइप का है, टोटल 5 टाइप का। राइट, टोटल 5 टाइप का। ईपी इक्वल्स टू इंफिनिटी, ईपी इक्वल्स टू जीरो, ईपी ग्रेटर देन 1, ईपी लेस देन 1, ईपी इक्वल टू 1। राइट, तो हमको वी नीड 5 पॉइंट्स। तो सपोज कर लीजिए ये मेरा एक फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ए दे देंगे। ये एक मेरा पॉइंट बी है, इसको हम पॉइंट बी दे देंगे। ठीक है, अब हमको 3 पॉइंट और चाहिए और वो तीनों पॉइंट मेरा बीच में होना चाहिए। मगर हम लोग का यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, तो आपको स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और मेरे पास स्केल है नहीं, तो हमको अपना अंदाजा से लगा के बताना पड़ेगा। 3 पॉइंट अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ अगर लेते हैं, कि यहाँ लेते हैं, कि यहाँ लेते हैं, नहीं होगा, शायद हो ही जाएगा। तो सपोज कर लीजिए एक पॉइंट ये है, सपोज कर लीजिए एक पॉइंट, सॉरी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो सपोज ए बी, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा बहुत आपको देख के हर हर जो पॉइंट्स हम बनाए सबका गैप सेम होना चाहिए। ठीक है, वो मेजरमेंट में इजी होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अब माइंड इट, हम लोग को फॉर्मूला वही फॉलो करना है, ईपी
लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। सपोज कर लीजिए, ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाए मगर करना पड़ेगा। सपोज एट पॉइंट सी हमको मेजर करना है, पॉइंट सी में वैल्यू मेजर करना है, ठीक है। तो पॉइंट सी में अगर आप देखिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका लोअर लाइन कौन सा है? लोअर लाइन है पूरा, आप इधर से जाइए, ये सी से लेके, एक मिनट, ये सी से लेके आपका पूरा नीचे बी तक आपका लोअर हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देंगे, अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो सी से बी पूरा लोअर है, ठीक है, क्लियर। ये सी से बी लोअर हो गया, और सी से ए अगर आप जाइएगा तो ये ऊपर का हो जाएगा, अबव या अपर, ठीक है। तो सी से बी अगर आप जाइएगा तो लोअर है, और सी से ए जाइएगा तो अपर है, ठीक है। ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है। तो अब नीचे में हम लोग क्या करेंगे, लोअर लाइन सेगमेंट, मेरा लोअर लाइन सेगमेंट क्या है? सी बी या बी सी पहले बोल देंगे, क्योंकि अल्फाबेट वाइज जा सकता है, या सी बी भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, आप एकदम सब सही होगा। लोअर लाइन सेगमेंट सी बी है, और अपर लाइन सेगमेंट ए सी है। तो लोअर लाइन सेगमेंट आप लिखिएगा सी बी, अपर आप लिखिएगा ए सी। तो आप देखिएगा सीबी का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, राइट। तो हेंस सीबी इज ग्रेटर देन 1, सीबी इज ग्रेटर, सो द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर मेरा इलास्टिसिटी जो वैल्यू आया है उसका नाम क्या होगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्लियर। ये है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट में आ जा रहे हैं, अगर सपोज कर लीजिए आपको एट पॉइंट डी पे निकालना है, तो ईपी का वैल्यू क्या होगा, देख ले रहे हैं। तो ईपी का वैल्यू आपका यहाँ से होगा डी से डी बी, लोअर लाइन सेगमेंट डी बी हो जाएगा, और ए डी, ये अपर लाइन सेगमेंट हो जाएगा ए डी। तो डी बी बाई ए डी, और दोनों का गैप आप देखिए सिमिलर है, डी बी भी जितना बड़ा है उतना बड़ा ए डी भी है, राइट। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो डी बी बाई ए डी लिख देंगे। तो ईपी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा डी बी by AD, and since the gap is similar in both the cases, मतलब जो गैप है DB का और AD का दोनों सेम है, तो इसीलिए इक्वल टू 1 होगा। और इक्वल टू 1 जो होता है उसका नाम आपको लिखना जरूरी है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। ये हो गया पॉइंट डी। सिमिलरली आप यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। सी पे मेरा आया ईपी ग्रेटर देन 1, बी पे आया मेरा इक्वल टू 1। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, ईपी का ई में लेस देन 1 आएगा, ठीक है। ए और बी का हम बता देते हैं क्योंकि थोड़ा एक्सट्रीम केसेस है इसीलिए। अगर ए पे मेजर करना है, सपोज कर लीजिए एट पॉइंट ए, एट, सपोज कर लीजिए अगर आपको ए को मेजर करना है, मतलब ए पे मेजर करना है एट पॉइंट ए, आपको सपोज कर लीजिए ए पे मेजर करना है, तो एट पॉइंट ए ईपी इक्वल्स टू, लोअर लाइन सेगमेंट कितना है, लोअर लाइन में आप जाइएगा तो ए बी हो जाएगा, आप देख सकते हैं लोअर ए बी हो गया, और अपर में कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लोअर है ए बी, अपर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपर में जब कुछ नहीं है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है। तो नीचे आ जा रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट ए पे आपका लोअर हो गया ए बी,
और अपर हो गया 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। बहुत सारा बच्चा लोगों को लगता है सब जीरो ही होता है, ए बी बाई जीरो जीरो, जीरो बाई ए बी जीरो, सब जीरो। ऐसा नहीं है भाई, डिनोमिनेटर में जब जीरो रहेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और जब भी इंफिनिटी होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और लास्ट पॉइंट बी पे आ जाते हैं। अगर आप पॉइंट बी पे जाइएगा, एट पॉइंट बी ईपी का वैल्यू क्या होगा, लोअर में कुछ नहीं है तो जीरो, और अपर हो जाएगा ए बी, तो इसका जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, और इसका नाम आ जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और आप चेक कर सकते हैं जीरो बाई ए बी, देख लीजिए लोअर में कुछ नहीं है, लोअर में कुछ नहीं है, ठीक है, अपर में ए बी है, लोअर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जीरो बाई ए बी इज जीरो। तो ये हो गया हम लोग का ज्योमेट्रिक मेथड का केस ए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।